बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं नुमान रशीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल समथिंग अबाउट स्टैटिस्टिक्स। मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आपको वेलकम कहता हूं। हम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी अपने वीडियो लेक्चर से कवर कर रहे हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है क्वांटाइल्स, और क्वांटाइल्स की जो टाइप्स हैं उसमें हमारे पास क्वार्टाइल्स, डिसाइल एंड परसेंटाइल्स। देखिए, इसमें क्वांटाइल्स में हम मीडियन को भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि मीडियन हमने इनफरादी तौर पर इंडिविजुअली पहले उसको स्टडी कर लिया था, इसलिए हम आज क्वार्टाइल, डिसाइल और परसेंटाइल पर ही रहेंगे। लेकिन मीडियन हम क्वार्टाइल, डिसाइल और परसेंटाइल से कैलकुलेट कर सकते हैं। बहरहाल आज का टॉपिक जो है वो हम क्वांटाइल्स या इनकी टाइप्स को देखेंगे। हमने इनकी पहले डेफिनेशंस को देखना है, फिर हमने इसका एक न्यूमेरिकल्स देखना है, पहले अनग्रुप डाटा से देखेंगे, फिर हम डिस्क्रीट ग्रुप डाटा पे जाएंगे और फिर हम कॉन्टिन्यूस ग्रुप डाटा का एक क्वेश्चन देखेंगे। तो चलते हैं जी अपने टॉपिक की तरफ। लेकिन अपने टॉपिक पे जाने से पहले एक छोटी सी गुजारिश, जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल समथिंग अबाउट स्टैटिस्टिक्स सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ बेल आइकन को हल्का सा पुश कर दीजिए। क्वार्टाइल्स, देखिए क्वार्टाइल्स होते क्या हैं। क्वार्टाइल्स बेसिकली अगर मैं सादा लफ्ज़ों में कहूँ तो क्वार्टाइल्स डाटा की ऐसी 3 वैल्यूज़ होती हैं जो अरेंज्ड डाटा को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती हैं। ऐसी वैल्यूज़ ये डाटा की वैल्यूज़ भी हो सकती हैं, डाटा की वैल्यूज़ नहीं भी हो सकती। तो ऐसी वैल्यूज़ जो डाटा को, अरेंज्ड डाटा को 4 बराबर हिस्सों में तकसीम कर दें, उन वैल्यूज़ को हम क्वार्टाइल्स का नाम दे देते हैं। देखिए, अब मेरे पास इस वक्त जो डाटा है मैंने उसको एक लाइन से रिप्रेजेंट किया हुआ है। ये जैसे आपके सामने एक लाइन की तरह मैंने इसको ना डाटा को रिप्रेजेंट किया है। तो आप ये देखिए, जब हमें किसी चीज़ के, किसी रॉड के, किसी लाइन को अगर हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड करना हो तो हमें 3 कट्स लगाने पड़ते हैं। ये पहला कट है हमारे पास, ये दूसरा कट है हमारे पास और ये तीसरा कट है, और ये चौथा कट जो है, फोर्थ जो हमारे पास पार्ट है वो खुद ब खुद हो जाता है। तो बेसिकली क्वार्टाइल्स का जो लफ्ज़ है ये क्वार्टर से ही ड्राइव किया गया है, और क्वार्टर का लफ्ज़ी मतलब होता है किसी चीज़ का चौथा हिस्सा, फोर्थ पार्ट किसी चीज़ का। तो बेसिकली हम यहाँ पर 25% के 4 पार्ट्स कर रहे होते हैं। तो ऐसे पार्ट्स जो हम 4 पार्ट्स करते हैं अपने डाटा के, उसको हम लोग क्वार्टाइल्स का नाम दे देते हैं। तो अगर आप इसकी डेफिनेशन पर भी जाएं तो डेफिनेशन में भी हमने ये बात वाज़ेह लिखी है, द 3 वैल्यूज विच डिवाइड एंड अरेंज डाटा। लेकिन देखिए ना, शर्त है कि आपका जो डाटा है वो अरेंज होना चाहिए, और अरेंजमेंट भी हमने आपको बता दी थी, या तो वो असेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए या डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में होनी चाहिए। तो ऐसी 3 वैल्यूज जो अरेंज डाटा को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती हैं, उनको हम लोग क्वार्टाइल्स का नाम दे देते हैं। और इन वैल्यूज़ को हम किससे डिनोट करेंगे? Q1 से, यानी कि Q1 स्टैंड फॉर फर्स्ट क्वार्टाइल, सिमिलरली Q2 एंड Q3, और Q3 स्टैंड्स फॉर थर्ड क्वार्टाइल। आगे मैंने इसकी थोड़ी सी वजाहत की है कि Q1 जो होता है उसको हम लोग जी, तो आगे मैंने इसकी वजाहत की है कि Q1 को हम लोअर क्वार्टाइल कहते हैं, Q2 को हम मीडियन का नाम देंगे, और Q3 जो होगा उसे हम अपर क्वार्टाइल का नाम दे देंगे। देखिए, मैं इसकी थोड़ी सी वजाहत अब आपको करता चलूँ कि हमारे पास Q1 जो है यानी कि फर्स्ट क्वार्टाइल है, इसके बिलो जो होता है ना वो 25% डाटा लाई करेगा, यानी कि पूरे डाटा का 25% डाटा लाई करेगा। यानी कि Q1 की जो वैल्यू होगी बेसिकली वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगी कि इससे पहले, यानी कि इससे बिलो जो है वो पूरे डाटा की 25% ऑब्जर्वेशन है। इसी तरह जब हम Q2 पे जाएंगे तो बेसिकली 25 और 25 यानी कि 50% डाटा लाई करेगा। सिमिलरली Q3 के बिलो जो है वो 75% डाटा लाई करेगा, और Q3 के अबव जो है वो 25% डाटा लाई करेगा। और ये जो लास्ट ऑब्जर्वेशन होती है ओबियसली ये डाटा की 100% ऑब्जर्वेशन है, जो डाटा की लास्ट ऑब्जर्वेशन होती है। तो मैं इसको यूँ कह सकता हूँ कि हमारे पास ये जो है ये डाटा की 25% वैल्यू हो, 25% डाटा लाई करेगा Q1 के बिलो। इसी तरह इन दोनों को अगर मैं यहाँ से देखूँ तो ये डाटा का ये 50% होता है, ये डाटा का 50% होता है। और आपको पता होना चाहिए कि जो 50% होता है बेसिकली वो मीडियन ही होता है।
तो आपने देखा होगा कि जब हमने मीडियन की डेफिनेशन की थी तो मीडियन में भी हमने ये बात की थी कि ऐसी ऑब्जर्वेशन होती है जो डाटा का 50% जिसके बिलो डाटा लाई करता है और 50% जो होता है वो उसके अबव डाटा लाई करता है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये भी यानी कि 25% होगा, यानी कि 75% हो जाएगा फिर ये, और इसी तरह करके Q3 के जो अबव होगा वो हमारे पास कितना हो जाएगा, 25% हो जाएगा। यानी कि Q3 के बिलो 75% और Q3 के अबव जो है वो 25% होता है। क्योंकि अब इसको हम कह सकते हैं कि यानी कि यहाँ पर हमारा 100% हो जाएगा ये डाटा। तो बहरहाल कहने का मेरा मकसद ये है कि Q3 के बिलो जो है वो 25% होता है और Q3 के बिलो जो है वो 75% डाटा लाई करता है। तो 25% के जो है ना वो 4 पार्ट हमने किए हुए होते हैं, और ये भी हमने अरेंज डाटे के किए हुए होते हैं कि जब हमारे पास जो है वो डाटा अरेंज होता है। अब अरेंजमेंट जो है वो आप असेंडिंग ऑर्डर में कर लें चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में कर लें, किसी भी ऑर्डर में आप कर लें, तो उसको हम लोग क्वार्टाइल्स का नाम दे देते हैं। तो बहरहाल ये इसकी डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर है। 3 वैल्यूज़ होती हैं, यानी कि डाटा की हमारे पास ये 3 वैल्यूज़ हैं। तो मैंने पहले बताया कि अगर हमारे पास 4 हमने पार्ट्स करने हैं तो डाटा को 3 कट्स में डिवाइड करेंगे। तो ये 3 कट्स हैं हमारे पास, तो 3 कट्स लगाएंगे और 4 पार्ट हमारे पास इसके हो जाएंगे। अब देखें जी इसके अनग्रुप डाटा का, जैसे मैंने आपको बताया कि अनग्रुप का फार्मूला इसका यही बनेगा। ये बेसिकली वही मीडियन का ही फार्मूला है, यहाँ पर कोई चेंजिंग नहीं है, लेकिन सिर्फ क्या चेंज आती है कि जितने पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड किया है उसी से ही हमने इसको क्या कर दिया है, यहाँ पर डिवाइड कर दिया है। अगर हमारे पास मीडियन था तो हमने उसको 2 पे डिवाइड किया था, और अगर हमारे पास से जो था ये क्वार्टाइल से तो हमने इसको 4 पे डिवाइड कर दिया था। तो फार्मूला बेसिकली वही है, Q1 = n+1/4 और TH ऑब्जर्वेशन, ये TH वैल्यू हमारे पास जो है ये फर्स्ट क्वार्टाइल है। बिल्कुल इसी तरह Q2 जो होगा, अगर यहाँ पर 2 है तो ऑब्वियसली हमारे पास यहाँ पर भी 2 के साथ हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, 2 × n+1/4 वैल्यू। अब देखिए कि अगर इसको मैथमेटिकली मैं सॉल्व करूँ तो फर्स्ट ये है कि 2 से 2 4 को कैंसिल करेगा, और Q2 जो होगा ना बेसिकली यही फार्मूला हमारे पास बनकर आ जाएगा। और आप जानते हैं कि ये फार्मूला कुछ नहीं लेकिन ये मीडियन का ही फार्मूला होता है हमारे पास। बिल्कुल इसी तरह Q3 जो होगा वो 3 × n+1/4 और TH वैल्यू। तो ये हमारे पास जो है जी ये थर्ड क्वार्टाइल बन जाएगा। तो मीडियन का ही फार्मूले की तरह हम इसे सॉल्व करेंगे, लेकिन सिर्फ डिवाइड करने का फ़र्क आएगा। वहाँ पर हम 2 पे डिवाइड कर रहे थे और यहाँ पर हम लोग जो है इसे 4 से डिवाइड कर देंगे। आगे ग्रुप डाटा में चलते हैं जी। यहाँ पर भी हमने यही करना है, सिर्फ और सिर्फ ये चेंज आ रही है जिसको मैं इस वक्त हाईलाइट कर रहा हूँ। वहाँ पर n/2 था और यहाँ पर n/4 है। अब Q1 तो वही है और Q2 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इसको फर्दर जाकर अगर हम देखते हैं तो 2 इसको 4 को कैंसिल कर देगा, और Q2 का जो हमारे पास फार्मूला बन जाएगा वो वही बन जाएगा जो हमारे पास मीडियन का फार्मूला था, L+H/F × n/2 - C। सिमिलरली Q3 हमारे पास आ जाएगा जो कि हमारे पास अपर क्वार्टाइल कहलाता है। यहाँ पर हमने सिर्फ क्या किया है कि इसको n को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया है और बाकी की कैलकुलेशन हमने वैसे के वैसे ही कर ली है। तो अभी जब हम क्वेश्चन पे जाएंगे तो फिर मैं आपको समझाऊंगा कि हमने मीडियन की तरह सबसे पहले हमने ये ब्रैकेट जो डिवाइड है इसको सॉल्व करना होता है, यानी कि हमने क्वार्टाइल की वो क्लास सेलेक्ट करनी होगी कि कौन सी क्लास हमारे पास जो है वो कि जो फर्स्ट क्वार्टाइल होगी या सेकंड क्वार्टाइल या थर्ड क्वार्टाइल होगी। यानी कि इसी से डिवाइड करने से ही हमें पता चलेगा कि कौन सी क्लास हमारे पास जो है जो हमारे पास क्वार्टाइल की क्लास कहलाएगी। यानी कि अगर हम मीडियन निकालना चाह रहे हैं या Q2 निकालना चाह रहे हैं तो n/2 करेंगे तो उससे हमारा मीडियन क्लास निकल आएगी। इसी तरह फर्स्ट क्वार्टाइल की क्लास निकल आएगी, और अगर हम इससे डिवाइड करेंगे तो इससे हमें थर्ड क्वार्टाइल की क्लास निकल आती है। तो ये हमारे पास क्वार्टाइल से जी। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं डिसाइल। देखिए डिसाइल का जो लफ्ज़ी मतलब होता है ना वो डेकेड से निकला है, और डेकेड का मतलब होता है अशरा या 10वां हिस्सा। तो बेसिकली हम इसमें क्या करते हैं कि डाटा को ये 9 ऑब्जर्वेशन होती हैं, 9 वैल्यूज़ होती हैं जो डाटा को 10 बराबर हिस्सों में तकसीम कर देती हैं। यानी कि ये 10% के हमारे पास 10 हिस्से हैं। वो हमारे पास 25% के, 25% के हमारे पास 4 पार्ट्स थे। ये 10% के हमारे पास 10 पार्ट्स हैं। तो D1 के बिलो जो है वो 10% डाटा लाई करेगा, D2 के बिलो जो है वो 20% डाटा लाई करेगा, D3 के बिलो जो है वो 30%। इसी तरह D5 तक जब हम पहुँचते हैं तो इसके बिलो जो है वो 50% डाटा लाई करता है, और D5 के अबव जो है वो भी 50% डाटा लाई करता है।
तो D5 के अबव भी जो है वो 50% डाटा लाई करेगा और D5 के बिलो जो है वो 50% डाटा लाई करेगा। तो बेसिकली जो D5 है वो हमारा जो होता है वो मीडियन कहलाएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं जैसे पहले बताया कि इसके बिलो जो है वो 50% डाटा लाई करता है और इसके जो अबव है वो 50% डाटा लाई करता है। तो सादा लफ्ज़ों में अगर मैं कहूँ तो ये D5 जो है वो असल में Q2 है, क्योंकि वहाँ पर हमारे पास जो है वो 25-25 के 2 हिस्से बनते हैं और यहाँ पे 10% के जो है हमारे पास 5 पार्ट्स बनेंगे, तो हमारे पास D5 कहलाएगा वो। इन शॉर्ट मैं सादा लफ्ज़ों में ये कहना चाहता हूँ कि इसके बिलो जो है वो 10% डाटा लाई करेगा। इसी तरह अगर हमारे पास D2 होगा तो उसके बिलो 20% डाटा लाई करेगा और इसी तरह करके ये सिलसिला जो है हमारा चलता जाता है। और इसके D9 के अबव जो है वो हमारे पास जो है वो 10% होगा और D9 के जो बिलो होगा वो 90% डाटा होगा, वो 90% डाटा होगा हमारे पास। तो यानी कि 10 पार्ट्स के लिए हमारे पास जो है वो 9 हिस्से हैं और 10वां हिस्सा हमारे पास खुद ब खुद हो जाता है इसमें से। तो ओवरऑल इन शॉर्ट ये डेफिनेशन वही है। द 9 वैल्यूज़, ये 9 वैल्यूज़ हैं हमारे पास। तो ये देखें ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 पार्ट्स जो है वो खुद ब खुद हमारे पास हो गया। तो 9 वैल्यूज़ वी डिवाइड एंड अरेंज डाटा। शर्त वही है कि आपका डाटा जो है वो अरेंज होना चाहिए। अब अरेंजमेंट चाहे वो आप असेंडिंग ऑर्डर में करें, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में करें, वो आपकी मर्ज़ी है। वो जिस ऑर्डर में भी आप अरेंज करें उसको हम लोग क्या कह देते हैं, डिसाइल्स कह देते हैं। और ये जो होते हैं D1 D2 और अप टू D9 तक हम इनको डिनोट करते हैं। यानी कि D1 जो होगा वो फर्स्ट डिसाइल कहलाएगा, D2 जो होगा वो सेकंड डिसाइल कहलाएगा और तरह D9 जो होगा वो 9th डिसाइल कहलाएगा। तो इसका भी फॉर्मूले वही अनग्रुप से वैसे ही करेंगे जैसे हमने क्वार्टाइल्स के किए थे, जैसे हमने मीडियन का किया था। सिर्फ डिवाइड का फ़र्क पड़ेगा क्योंकि हम क्वार्टाइल में 10 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इसलिए इसको डिवाइड हम 10 से कर देते हैं। D1 इज इक्वल टू n+1 ओवर 10th वैल्यू। इसी तरह D2 जो होगा उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ होगा वही हमारे पास, वहाँ पर हम उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 इंटू n+1 ओवर 10th वैल्यू। बहरहाल अगर मैथमेटिकली इसको कैंसिल करना चाहें तो ये 2 इस 10 से कैंसिल हो गई, ये कितना आ जाएगा हमारे पास 5 आ जाएगा, यानी कि n+1 ओवर 5 फिफ्थ वैल्यू जो होगी वो हमारा D2 कहलाएगी। इसी तरह D3 के लिए हमारे पास है सेम एज D4 भी होगा। अब चलते चलते अगर हम D9 होगा तो वो क्या हो जाएगा 9 इंटू n+1 ओवर 10th वैल्यू। अच्छा, मैंने इसको जर्नल ये बना लिया जहाँ पर हमारे पास ये नंबर्स आ रहे थे, डिसाइल की रिप्रेजेंटेशन थी 1 2 3, वहाँ पर मैंने I से डिनोट कर दिया था। वहाँ पर मैंने क्या कर दिया था जी, I से डिनोट कर दिया है। तो यहाँ भी I आएगा तो यहाँ पर भी हमारे पास वही I आ जाएगा। अगर आपके पास यहाँ पे D2 होगा तो I की जगह पर 2 पुट कर दीजिएगा, यहाँ भी 2 आ जाएगा। D यहाँ पर 3 होगा तो यहाँ भी 3 आ जाएगा। तो I की जो रेंज है वो हमारे पास 1 से लेकर 9 तक है। तो आपकी मर्जी है, अगर आपने D1 निकालना है तो यहाँ पर 1 पुट कर दें, D2 निकालना है तो यहाँ पे 2 पुट कर दें, 3 है। जो भी आपसे एग्ज़ाम में जो भी कैलकुलेट करने को कहते हैं, दोबारा ये जर्नली आप लोग ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट हमारे को ये डिसाइल थे। डिसाइल में हमने 10 से डिवाइड करना था, क्वार्टाइल में हमने 4 से डिवाइड किया था। तो सादा लफ्ज़ों में कहूँ तो ये 9 वैल्यूज़ होती हैं जो अरेंज हुए डाटा को 10 बराबर हिस्सों में तकसीम कर रही हैं। बिल्कुल इसी तरह हम ग्रुप डाटा पे आते हैं। तो ग्रुप डाटा में भी वही चीज़ है, वहाँ पर हमने n/4 किया था और यहाँ पर हम n/10 करने जा रहे हैं क्योंकि हमने 10 पार्ट्स में डिवाइड करना है। फॉर्मूला सारा वही है। आपने जब भी क्वेश्चन करना है तो सबसे पहले ये वाला पार्ट सॉल्व करना है, ये फ्रैक्शन सॉल्व करनी है, जिससे हमारे पास ग्रुप डाटा के अंदर पता चल जाएगा कौन सी D1 की क्लास बनेगी। सेम ऐसे अगर हम D2 कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमें फ़ौरन पता चल जाएगा इसको डिवाइड करने से हमारे पास D2 की कौन सी क्लास बनेगी। तो बहरहाल ये सारी कैलकुलेशन वही है, सारा फॉर्मूले वही है जो हमने मीडियन में या क्वार्टाइल्स में पढ़े हैं। इसमें कोई नई चीज़ नहीं है, सिर्फ डिवाइड का फ़र्क है कि जहाँ पर हमारे पास 4 पे डिवाइड हो रहा था अभी यहाँ पर 10 पे डिवाइड हो रहा है। बिल्कुल इसी तरह मुझे इसका जनरल फार्मूला भी बनाना पड़ा और जनरल फार्मूला मैं आपके सामने इसमें दिखा रहा हूँ कि जनरल फार्मूला किस तरह बना हुआ है। सिर्फ और सिर्फ मैंने यहाँ पर I का फ़र्क आया है, जो हमारे पास होगा वही मैंने यहाँ पर राइट कर दिया है। तो अगर यहाँ पर आपने I लेना है तो यहाँ पर भी हमें वही वैल्यू लेनी पड़ेगी जो वहाँ पर ली है। अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ 3 है तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। और I की जो रेंज है वो 1 से लेकर हमारे पास जो है जी वो 9 तक आती है। तो हमारे पास कहाँ तक आ जाती है जी, 9 तक आ जाती है।
तो इसी तरह एक छोटा सा टॉपिक और आगे आ जाता है हमारे पास, और ये जो वर्ड्स मैंने सेलेक्ट किए हैं ये प्रोफेसर डॉक्टर अफजाल साहब की बुक है, मैंने ये वहाँ से ये वर्ड्स लिए हैं। और उनका कहना ये है कि हमारे पास क्वांटाइल्स होते हैं, यानी कि क्वांटाइल्स क्या होते हैं, जो हमारे पास इवन डिसाइल्स होते हैं ना, जो डाटा को अरेंज डाटा को 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, उनको हम क्वांटाइल्स का नाम दे देते हैं। उनको हम लोग क्या नाम दे देते हैं जी, क्वांटाइल्स का नाम दे देते हैं। यानी कि द सेकंड, फोर्थ, सिक्स एंड एट्थ डिसाइल्स, ठीक है ना, ये इवन है हमारे पास, D2, D4, D6, D8 ये इवन है हमारे पास, विच डिवाइड द अरेंज्ड डाटा, तरतीब दिए हुए डाटा को इनटू 5 इक्वल पार्ट्स, जो 5 बराबर हिस्सों में तकसीम कर दें, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्वांटाइल्स। बेसिकली हमारे पास जो है ना ये इवन है हमारे पास, यानी कि इवन डिसाइल्स जो है ना वो हमारे पास क्या कहला रहे हैं, सादा लफ्ज़ों में क्वांटाइल्स कहला रहे हैं। तो ये बहरहाल मुझे अफजाल साहब की जो बुक है ये वहाँ से ये डाटा मुझे मिला, ये वर्ड्स मिले और मैंने आपके सामने उनको प्रेजेंट किया। तो सेकंड, फोर्थ, सिक्स एंड एट्थ डिसाइल्स जो हैं वो हमारे पास क्या कहला रहे हैं, क्वांटाइल्स कहलाते हैं। बहरहाल MCQs में भी आपसे कहीं पूछा जा सकता है, ख़ासकर जब आप लोग PPSC का एग्ज़ाम देने जा रहे हो। आजकल वैसे लेक्चरशिप की सीट्स आई हुई हैं, तो कुछ कैंडिडेट्स जो हैं वो लेक्चरशिप की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी बहरहाल ये आपसे MCQs में कहीं पूछा जा सकता है कि भाई बताएं कि जी ये क्या होता है हमारे पास, यानी कोई MCQ ऐसा बनकर आपके पास आ जाता है कि वो आपसे पूछ लेते हैं कि बताएं कि हमारे पास क्वांटाइल्स क्या होते हैं। तो सेकंड, फोर्थ, सिक्स एंड एट्थ डिसाइल विच डिवाइड द अरेंज डाटा इनटू 5 इक्वल पार्ट, जो 5 बराबर हिस्सों में तकसीम कर दे उसे हम लोग क्वांटाइल्स का नाम दे देते हैं। चलते हैं जी आगे, इनके हमारे पास फिर है परसेंटाइल। अब सिंपली है जी, वो हमारे पास 10 बराबर हिस्से थे और ये हमारे पास 100 बराबर हिस्से हैं। जब डाटा बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो हम फिर उसको परसेंटाइल की शक्ल में डिवाइड कर देते हैं। तो परसेंटाइल बेसिकली है क्या, ये अरेंज हुए डाटा को 100 बराबर हिस्सों में तकसीम करती हैं, और ये खुद वैल्यूज़ कितनी होती हैं जी, 99 ऑब्जर्वेशंस हैं, 99 वैल्यूज़ होती हैं, 99 वैल्यूज़ हैं जो अरेंज्ड डाटा को, शर्त हमारे पास ये है कि डाटा अरेंज होना चाहिए असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में इनटू 100 इक्वल पार्ट्स, जो 100 इक्वल पार्ट्स में डाटा को डिवाइड कर देती हैं, उनको हम लोग क्या कह देते हैं जी, उनको हम लोग कह देते हैं परसेंटाइल। तो परसेंटाइल बेसिकली है क्या, हमारे पास ये 1% है हमारे पास, यानी कि P1 के बिलो 1% है, P2 के बिलो 2% है, इसी तरह 3%, 4% और अप टू हमारे पास 99% है, यानी कि P99 के बिलो 99% है, और इसके अबव जो है वो हमारे पास जो है वो 1% है। तो बेसिकली 1% का 1% का जो है ये हमारे पास तरतीब दिया हुआ है हमारे पास। वहाँ पर डिसाइल में हम 10% ले रहे थे, इसी तरह हमारे को क्वार्टाइल में हम जो है वो 25% ले रहे थे, और जो मीडियन था उसमें हम 50% ले रहे थे। लेकिन परसेंटाइल में हमारे पास जो है 1% होता है, यानी कि P1 के बिलो 1%, P2 के बिलो 2%, P3 के 3%, P4 के 4%, यानी कि इसके 50 इकट्ठे होंगे तो हमारे पास जो है वो मीडियन बनेगा। इसी तरह अगर हमारे पास P75 होगा तो वो हमारे पास Q3 बनेगा, क्योंकि हमारे पास वहाँ पर 3 हिस्से बनेंगे और यहाँ पर हमारे पास 75 हिस्से बनेंगे। तो बहरहाल इसका भी जो ग्रुप के फार्मूले हैं वो आपके सामने हैं, उसमें कोई नई चीज़ नहीं है, सिर्फ डिवाइड का फ़र्क है। यहाँ पर हम डिवाइड किससे करते हैं जी, 100 से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि वहाँ पर हम डिवाइड कर रहे थे क्वार्टाइल में 4 से, और यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे इसको 100 से, क्योंकि ये 100 इक्वल पार्ट्स में हम डिवाइड कर रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह P2 के लिए यहाँ पर हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसी तरह करके हम P4 के लिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। आखिर में अगर हमें P99 कैलकुलेट करने का कहते हैं तो ये हमारे पास लास्ट जो है वो P99 इस तरह आ जाएगा। इसका जनरल फार्मूला जी हमने बना लिया है, यहाँ पर हमारे पास आई है, वही जैसे हमने उसमें डिसाइल में आपको बताया था, तो वो भी यही तरीका था हमारे पास। यहाँ पर हमारे पास ये आई है, मैंने आई से इसको रिप्रेजेंट किया है, तो जहाँ पर भी आपके पास जो भी परसेंटाइल निकाला हो वो आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दें। तो आई की जो रेंज है जी वो 1 से लेकर 99 तक है हमारे पास। तो बहरहाल मेरा कहने का मकसद ये है कि परसेंटाइल भी वही चीज़ें हैं जैसे हमने क्वार्टाइल और डिसाइल पढ़े, इसी तरह हमारे पास इसके फार्मूलाज भी आ गए हैं।
n/100 से हमने इसको डिवाइड कर दिया है। बिल्कुल इसी तरह करके P2 लेना है तो 2n/100 आ जाता है हमारे पास। और इसी तरह अगर हमें P99 हमने कैलकुलेट करना है तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा 99n/100। तो सबसे पहले आपने ये वाला पार्ट सॉल्व करना है और उसके बाद अपनी कैलकुलेशन को आगे बढ़ाना है। आपको पता चल जाएगा कि कौन सी क्लास में हमारा P1 आ रहा है, P2 आ रहा है, P3 आ रहा है। तो यहाँ पर एक छोटी सी बात आपको समझाता चलूँ कि स्टूडेंट्स हमसे पूछते हैं कि सर हमें ये सारी की सारी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, यानी कि P99 तक ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता, वो आपसे क्वेश्चन में खुद मेंशन कर देंगे कि आपने कौन सी परसेंटाइल निकालना है, यानी कि कोई एक या दो आपको कहेंगे, इससे ज़्यादा नहीं होता। यानी कि P25 सपोज वो पूछ लेंगे, P23 है, ये जो भी है इस तरह करके, यानी कि एक या दो आपसे पूछेंगे। ये नहीं होता कि आपसे सारी की सारी वो कैलकुलेशन आपसे करवा देंगे, ऐसे तो बहुत बड़ी क्वेश्चन की लेंथ ही ज़्यादा हो जाती है। तो जनरली वही मैंने आपको जैसे पहले फार्मूला लिखा था, यहाँ पर भी वही है कि आज से इसको मैंने ये नोट कर दिया है और यहाँ पर भी हमारे पास जो है वो आई आ जाता है। तो इन शॉर्ट आपके पास जो है ये हमारे को परसेंटाइल कवर होते हैं। आगे कुछ मैंने की पॉइंट्स बनाए हैं, देखें इनके दरमियान में एक रिलेशनशिप ही है। देखें ये हमारे पास Q1 जो है वो 25% हिस्सा होता है, तो Q1 जो होता है वो बेसिकली हमारे पास P25 के इक्वल होता है, क्योंकि ये हमारे पास 25% हो जाएगा और Q1 भी जो है वो 25% ही हो जाएगा। इसी तरह D5, P50, Q2 और मीडियन ये सारे मिलकर जो हैं जी हमारे पास सेम हो जाते हैं। इसी तरह हमारे पास P75 जो होगा वो Q3 के इक्वल हो जाएगा। तो ये दोनों के दरमियान में तीनों जो है हमारे पास यानी कि क्वांटाइल्स की जो टाइप्स हैं उनके दरमियान में एक रिलेशन होती है जो आपके सामने है। तो सवाल ये होता है कि आप लोगों से ये प्रूव करा लिया जाता है कि कोई बताएं कि P75 जो है वो Q3 के इक्वल है या नहीं है। इसी तरह करके D5 जो है वो P50 के इक्वल है, ये मीडियन के इक्वल है या नहीं है। तो इस तरह की कैलकुलेशन आपसे पूछी जा सकती है। अच्छा, अब हम चले थे क्वांटाइल से लेकर। देखिए मैं जो क्वांटाइल की जो डेफिनेशन थी वो मुझे बाद में करानी क्यों पड़ी, उसका ये था कि मैं पहले आपको एक डेफिनेशन इनकी तरतीब से बता देता और फिर मैं जाके आपको क्वांटाइल्स की तरफ लेकर आता। मेरा बुनियादी मकसद यही था। तो असल में क्वांटाइल्स हैं क्या? क्वांटाइल जो होते हैं ना, क्वार्टाइल, डिसाइल और परसेंटाइल या इनके अलावा डाटा की जो इक्वल सब डिवीज़न होती है ना, जिसमें हमने डाटा को डिवाइड किया हुआ होता है, उसको हम लोग क्या कह देते हैं? क्वांटाइल्स कह देते हैं, कलेक्टिवली, मजमूई तौर पर। यानी कि कलेक्टिवली डिसाइल, क्वार्टाइल, परसेंटाइल और सब डिवीजन ऑफ द डाटा, इक्वल सब डिवीजन ऑफ डाटा, यानी कि डाटा की जो इक्वल पार्ट्स हमने बनाए हुए हैं। देखिए ना, क्वार्टाइल भी सब इक्वल डिवीजन है, डिसाइल भी इक्वल डिवीजन है, परसेंटाइल भी इक्वल डिवीजन है। यानी कि क्वार्टाइल, डिसाइल और परसेंटाइल के अलावा अगर हमारे पास डाटा जो है वो इक्वल सब डिवीजन में हमने डिवाइड किया हुआ हो तो उसको कलेक्टिवली हम लोग क्या नाम दे देते हैं? क्वांटाइल्स का नाम दे देते हैं, या बाज़ औक़ात उसको हम फ्रैक्टाइल्स का नाम भी दे देते हैं। तो अगर आपसे क्वांटाइल्स की डेफिनेशन पूछी जाए तो बेसिकली क्या है जी? यानी कि क्वांटाइल, डिसाइल और परसेंटाइल को कलेक्टिवली या इसके अलावा भी अगर हमने इक्वल सब डिवीजन की हुई है डाटा की तो उसको हम कलेक्टिवली मजमूई तौर पर क्वांटाइल का नाम दे देते हैं। अब इसके अलावा ऑक्टाइल भी कैलकुलेट हो सकते हैं, यानी कि ऐसे ऑब्जर्वेशन, ऐसी वैल्यू जो डाटा को 8 बराबर हिस्सों में तकसीम कर दें। तो देखें ना, इक्वल सब डिवीज़न है हमारे पास, तो इक्वल सब डिवीज़न और क्वार्टाइल, डिसाइल और परसेंटाइल को मजमूई तौर पर हम लोग क्वांटाइल का नाम दे देते हैं। तो बहरहाल ये भी आपसे जो है ना कहीं क्वेश्चन में, MCQs में किसी शक्ल में कहीं ना कहीं आपसे ये पूछा जाता है। तो बहरहाल जो मैंने आपको बताया कि क्वांटाइल्स जो होते हैं वो कलेक्टिवली हम इनको डिसाइल, परसेंटाइल और इक्वल सब डिवीजन को हम लोग क्या कह देते हैं? क्वांटाइल का नाम दे देते हैं। इसके तहत एक एग्जांपल्स आ गई हैं वो हमारे पास। पहले मैं ग्रुप डाटा का एक क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ और उसके बाद फिर मैं इस पर ना ग्रुप डाटा, डिस्क्रीट ग्रुप डाटा, कंटिन्यूस ग्रुप डाटा के क्वेश्चन करके हम इस टॉपिक को वाइंड अप करेंगे। देखिए जी, मेरे पास एक एग्जांपल एक है, गिवन बिलो आर द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 9 स्टूडेंट्स। मेरे को 9 स्टूडेंट का एक डाटा दिया गया है और ये हमारे पास डाटा है 45, 32, 37, 46, 39, 36, 41, 36 और 48। हमने इसका Q1 भी कैलकुलेट करना है और Q3 भी कैलकुलेट करना है। तो सोल्यूशन पे जाने के लिए हमें सबसे पहले भाई इसमें सबसे पहले
आपने इस डाटा को अरेंज करना है, क्योंकि अरेंजमेंट के बगैर हम ना Q1 निकाल सकते हैं ना Q3 निकाल सकते हैं। तो आपने डाटा को लोएस्ट टू हाईएस्ट आपने अरेंज कर लिया। तो अरेंजमेंट आपके सामने है, जैसे मैंने अरेंज किया है 32 है, 36 है, 36 है, 37 है, 39 है, 41 है, 45 है, 46 है और 48 है। ये पूरी 9 वैल्यूज है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 हमारे पास है। अब हमने Q1 का फॉर्मूला लगाना है और इसको कैलकुलेट कर लेना है। तो Q1 इज इक्वल टू N1 प्लस 4 TH वैल्यू है। अब N हमारे पास कितना है जी, 9 प्लस 1 10 हो गया। 10 प्लस 4 जो होता है वो हमारे पास 2.5 आता है। तो मैंने 2.5 को कैसे लिखना है जी, सेकंड वैल्यू प्लस 0.5 और ये सेकंड वैल्यू से हमारे पास जो नेक्स्ट वैल्यू आएगी वो लिखेंगे, यानी कि थर्ड वैल्यू माइनस सेकंड वैल्यू। अब तो सेकंड वैल्यू जो है वो 36 है हमारे पास और 0.5 ये फ्रैक्शनल पार्ट आ गया और थर्ड वैल्यू भी हमारे पास 36 है। देख लें आप 1 2 3, थर्ड वैल्यू भी 36 है और सेकंड वैल्यू भी 36 है। तो ये पार्ट हमारे पास जो है वो 0 हो जाएगा और Q1 जो आएगा वो डायरेक्ट हमारे पास कितना आ जाएगा जी, 36 आ जाता है। ये हमारे पास Q1 आ गया। ये वही कैलकुलेशन है जो हमने मीडियन में की थी। बिल्कुल इसी तरह जब हम Q3 पे जाएंगे सिमिलरली, तो उसका फॉर्मूला है 3 × n + 1/4। तो 9 1/4 हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 + 1 10 और 10 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 30/4 आएगा। तो ये क्या आ जाता है हमारे पास 7.5 वैल्यू। तो अब मैंने आपको बताया 7.5 वैल्यू को हम कैसे करेंगे, 7 वैल्यू यानी कि 7th वैल्यू प्लस 0.5 और 7th वैल्यू से नेक्स्ट वैल्यू 8th वैल्यू माइनस 7th वैल्यू। तो 8th वैल्यू मेरे पास 46 है और ये 45 है। तो जब हम इस फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं तो मेरे पास क्या आ जाता है, 0.5 आ जाता है, क्योंकि 46 माइनस 45 1 होता है। 0.5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.5 आएगा। 45 इसके अंदर ऐड करते हैं तो ये मेरे पास क्या आ जाता है जी, 45.5 डिसाइड हमारे पास Q3 आ जाता है। क्योंकि ये मार्क्स बता रहे हैं, स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं ये हमारे पास। बेसिकली ये आपकी Q3 किस चीज़ को शो कर रहा है, यानी कि 75% स्टूडेंट ऐसे हैं, 75% से बिलो स्टूडेंट्स ऐसे हैं, यानी कि जिनके मार्क्स जो हैं वो 45.5 है, यानी कि 45.5 जो है 45.5 स्टूडेंट्स के जो नंबर हैं वो ऐसे स्टूडेंट होंगे जो टोटल स्टूडेंट्स के 75% है। यानी कि 75% स्टूडेंट ऐसे होंगे जो उनके मार्क्स जो हैं वो 45.5 बनते हैं। अब देखें क्योंकि मार्क्स जो हैं वो डिस्क्रीट में कोई यानी कि कोई कहते हैं कि डिस्क्रीट हैं, तो आप इसको 45 भी यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 45 भी कह सकते हैं और कुछ अगर इसे कंटिन्यूस कहते हैं तो 45.5 भी आप एज्यूम कर सकते हैं। तो बहरहाल ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि पूरी क्लास के यानी कि 75% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके नंबर जो हैं 45.5 हैं। तो चलते हैं जी अपने डिस्क्रीट डाटा पर, लेकिन ये भी हमारे पास डिस्क्रीट ग्रुप डाटा है और ये भी आपके पास कैलकुलेशन वैसे ही होगी जैसे हमारे पास जो है अनग्रुप डाटा से हुई है। इसकी हमने D6 निकालना है और P30 निकालना है। नंबर ऑफ चिल्ड्रन है जी और नंबर ऑफ हाउसेज दिए हुए 1 2 3 4 5 6 और अप टू 10 तक है। तो आप लोगों के पास ये डिस्क्रीट ग्रुप डाटा है, उसकी निशानी मैंने आपको बताई थी कि ऐसा ग्रुप डाटा होता है जिसकी क्लासेस नहीं बनाई जाती। तो ये हमने क्लासेस नहीं बनाई हुई, विदाउट क्लासेस ही है। आपके पास एक्स का डाटा दिया हुआ है और साथ उसका कॉलम जो एफ का है और साथ हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बना ली है हमने। अब D6 निकालना, तो D6 का फॉर्मूला क्या है, 6 × n + 1/10 TH वैल्यू है। अब n मेरे पास क्या है, जो हमारे पास ये लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी गई है, ये मेरे पास जो है n दिया गया है। तो n + 1 है यानी कि 192/10 है और 6 के साथ मैंने इसे मल्टीप्लाई किया है। जब मैंने इसको डिवाइड किया, मल्टीप्लाई करके डिवाइड किया, तो D6 मेरे पास क्या आ जाता है, 115.2 TH वैल्यू हमारे पास आ जाती है। अब मैंने अपनी क्यूमुलेटिव क्लास में जाकर देखना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम में जाकर देखना है कि 115.2 जो है वो किस में आता है। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास वो इस क्लास के अंदर मेरा D6 लाई करेगा, इस क्लास के अंदर मेरा D6 लाई करेगा और बिल्कुल इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के कोरिस्पॉन्डिंग X के कॉलम में जो नंबर होगा वही मेरा D6 होगा, वही मेरा D6 होगा। और D6 भी इस वक्त जो है वो मेरे पास क्या आता है, D6 आ जाता है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है जी, इसको डिवाइड किया मल्टीप्लाई करके, तो जो नंबर आया है वो मैंने क्यूमुलेटिव क्लास में देख लेना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की कॉलम में देख लेना है, उसके कोरिस्पॉन्डिंग जो भी नंबर होगा वही मेरा D6 होगा। बिल्कुल इसी तरह P30 निकालूंगा 192 और इसको जो मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 57.6 हमारे पास आ जाता है।
तो ये मेरे पास आ जाता है 57.6 वैल्यू। अब मैंने 57.6 जो है वो अपने क्यूमुलेटिव कॉलम में देखनी है और ओबियसली वो मेरे पास ये आ जाती है। तो अब इसके जो कोरिस्पॉन्डिंग मेरे पास जो एक्स कॉलम में नंबर होगा वही मेरा P30 होगा, और मेरा P30 जो आ जाता है तो उसके कोरिस्पॉन्डिंग मैंने जाके देखना है मेरे पास क्या नंबर आता है, वो मेरे पास 5 आ जाता है। तो P30 मेरे पास क्या होगा जी, 5 होगा। ये वही चीज़ है जो हमने मीडियन में की थी, ये कोई नई चीज़ नहीं है, सारी कैलकुलेशन वैसे ही है जैसे आप लोगों ने अपने पिछले टॉपिक्स में कवर की हैं। तो ये कोई नई चीज़ हमारे पास नहीं आती है। बहरहाल हमने D6 निकालने को कहा था, तो D6 हमने क्या किया है कि 192 को 10 पे डिवाइड करके 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास 115.2 TH वैल्यू आ जाती है। तो 115 पॉइंट जो है वो हमारे पास इसमें आएगा, और इसके कोरिस्पॉन्डिंग जो हमारे पास नंबर होगा वही हमारे पास D6 कहलाएगा। तो इसके अगर हम पार्ट्स भी बनाकर करें तो तब भी यही आता है। देखिए इसको मैं अगर ऐसे लिखता हूँ 115 प्लस 0.2 और 116 माइनस 115 फिफ्थ वैल्यू, तो 115 वैल्यू भी यही है, 116 वैल्यू भी यही है। तो इसलिए हमारे पास जो फाइनल आंसर आ जाता है वो उसको यूँ ही लिख सकते हैं, यानी कि इसको अगर हम पॉइंट्स जिस तरह हमने पहले लिखा था उस तरह भी लिखें तो तब भी यही आंसर हमारे पास बनेगा जी। इससे आगे चलते हैं जी। हमारे पास कंटिन्यूस ग्रुप डाटा है हमारे पास, और इसकी क्लासेस बनी हुई हैं, और इसका Q1 Q3 D7 P95 ये सारी कैलकुलेट करनी है। तो क्लास इंटरवल दिया गया है और उसके बाद फ्रीक्वेंसी है। अब अगला कॉलम हमने खुद बनाने होते हैं, ये 2 कॉलम्स हमें खुद बनाने हैं, और इसकी हमें कैलकुलेशन करनी क्या है जी, हमसे इन्होंने क्लास बाउंड्रीज मैंने बनानी है, और क्लास बाउंड्रीज आपको बनानी आती हैं कि पहले इनका डिफरेंस ले लें जी। इनका डिफरेंस लेते हैं तो 0.5 हमारे पास है, यानी कि 1 बनेगा, 2 पे डिवाइड करते हैं तो 0.5 आता है। तो 86 में से 0.5 माइनस करेंगे 85.5, इसमें 0.5 जी। तो इसमें 0.5 हमने माइनस करना है, और अपर क्लास के अंदर 0.5 ऐड करना है, और लोअर क्लास के अंदर 0.5 माइनस कर देना है। तो इसी तरह हमने अब क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसीज का कॉलम बनाना है। 6 हमारे पास वैसे ही आएगा, इसके अंदर 4 ऐड करेंगे 10 हो जाएगा, फिर 10 20, ये सारी हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसीज का कॉलम बन जाता है। तो ये आपके पास देख सकते हैं कि ये 30 है, तो लास्ट हमारे पास जो है जी ये भी 30 है हमारे पास, जो फ्रिक्वेंसी हमारे पास दी गई है। तो अब हमने Q1 निकालना है, जो फर्स्ट क्वार्टाइल है, उसका फार्मूला आपके पास है Q1 = L + H / F × n/4 - C। तो आपने सबसे पहले इसको सॉल्व करना है n/4 को। आप देख लीजिएगा Q1 की क्लास कहाँ आती है। तो आपने n/4 किया तो आपके पास ये आ जाता है 30/4, यानी कि 7.5। तो आप अपनी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में जाए और 7.5 देखें तो आपको ये वाली क्लास नज़र आएगी। ये वाली जो क्लास है ये हमारे पास जो है वो फर्स्ट क्वार्टाइल के लिए होगी, यानी कि Q1 की क्लास कहलाएगी हमारे पास। तो आपने इसी की लोअर क्लास बाउंड्री लेनी है, इनका डिफरेंस लेना है, इसका हमने फ्रीक्वेंसी लेनी है, और इससे जो ऊपर हमारे पास प्रीसीडिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो हमारे पास कॉल्ड C, वो C कहलाएगी। तो बस आपने अब अपने डाटा के अंदर अपने फॉर्मूले के अंदर ये सारी वैल्यूज को रिप्लेस करना है। L हमारे पास 90.5 है, आप देख सकते हैं कि हमारे पास 90.5 है जी। उसके बाद हमारे पास जो डिफरेंस है इनका वो 5 का आता है हमारे पास, F जो है वो 4 है और C है। तो बस आपने अब वैल्यूज अपनी इसके अंदर रिप्लेस कर देनी है, और जो हमारे पास इसका आंसर आता है वही हमारे पास Q1 होगा। तो आप देख सकते हैं 90.5 + 5/4 7.5 - 6। तो पहले आपने इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है। जब ब्रैकेट आपकी सॉल्व हो जाएगी तो आपने 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है और 4 से डिवाइड करना है। तो जो आंसर आएगा वो 90.5 के अंदर ऐड कर देना है। फाइनल हमारे पास जो आंसर आता है वो 92.375 आ जाता है। तो यही हमारे पास Q1 है। इसी तरह अगर हम Q3 पर जाते हैं तो Q3 हमारे पास क्या है जी, L + H / F × 3n/4। तो आपने सबसे पहले 3n/4 को देखना है कि वो हमारे पास Q3 वाली क्लास कौन सी बनती है। तो n 30 है, 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 90/4 आता है, तो वो आ जाता है हमारे पास 22.5 आ जाता है। तो आप 22.5 को अपनी क्यूमुलेटिव क्लास कॉलम में जाके देखिए, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के 22.5 जो होता है वो इस क्लास में आ जाएगा, जिसको अब हम
सेलेक्ट कर रहे हैं। तो ये हमारे पास आ जाता है। इसका आप कलर थोड़ा सा चेंज कर दीजिए। इसका कलर हम चेंज करते हैं तो जी ये बनता है। तो अब आपके पास इससे ऊपर जो है वो 20 जो है वो हमारा सी होगा, 100.5 जो है वो हमारे पास एल होगा, एफ जो होगा वो ये होगा और इनका डिफरेंस होगा। बस इसमें आप लोग Q3 को कैलकुलेट कर लेंगे और Q3 के आपके पास ये सारी मैंने इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ऐड कर दी हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे Q1 फाइंड किया था। बाकी अपने डाटा के अंदर वैल्यूज़ को रिप्लेस कीजिए और आपका ये फाइनल आंसर आ जाता है 102.5833। तो ये हमारे पास आ जाता है जी Q3 आ जाता है। आगे हमसे पूछा जा रहा है कि जी D7 फाइंड करें। तो आपने सबसे पहले यही फाइंड करना है 7n/10। 7n/10 जो है जी हमारे पास क्या है, 7 हमारे पास 7 ये हमारे पास 210 आ जाएगा। 10 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। आपने इस 21 को जाके अपनी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो कॉलम है उसमें देखना है। तो यही हमारे पास जो है वो बनता है। ये हमारे पास जो बनता है वो T7 वाली क्लास बनती है। तो आपके पास ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। 100.5 जो है वो एल है हमारे पास, ये एफ है हमारे पास और ये जो है हमारे पास इसके अकॉर्डिंग जो है वो सी बनेगा। इसके अकॉर्डिंग जो है वो क्या बनेगा जी, हमारे पास सी बनेगा। तो बस आपने अभी इसमें से कैलकुलेशन स्टार्ट करनी है अपनी और फॉर्मूले के अंदर ये वैल्यूज़ रिप्लेस कर देनी है, आपका D7 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि मैंने सारी चीज़ें एज इट इज़ लिख दी हैं। आपने फॉर्मूले के अंदर इसकी वैल्यू को पुट करना है और ये क्या आ जाता है 100.5 आ जाएगा। 5/6 21 - 20 जो होता है वो 1 होगा हमारे पास। 5/6 जो होगा वो हमारे 0.833 होता है, 333 होता है। तो आपने 100.5 इसके अंदर ऐड कर देना है। तो फाइनली हमारे पास जो इसका आंसर आ जाता है 101.333 आ जाता है जी। तो यही हमारे पास जो है वो D7 बनता है। तो D7 का तरीकाकार भी यही है जो हमारे पास है। सबसे पहले आपने इस पार्ट को सॉल्व करना है, ये जो पार्ट आपके सामने है। तो आप जब इस पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं तो उसके बाद आपने देखना है कि हमारे पास ये कौन सी क्लास क्यूमुलेटिव कॉलम में, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम में जाके देखना है। और बस वहीं से जैसे हमने मीडियन में सारी चीज़ें सिलेक्ट की थी, लोअर क्लास बाउंड्री हमने की थी, एच किया था, एफ किया था और उससे जो हमारे पास प्रीसीडिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी थी वो हमारे पास सी बनती थी। तो बाकी सारी कैलकुलेशन हमने एज इट इज़ इसमें करते जाना है। इसी तरह हमारे पास P95 है जी। तो P95 के लिए भी आपने सबसे पहले इसको सॉल्व करना है, जिसको मैं सब हाईलाइट कर रहा हूँ, और उसके बाद जाके आपने अपनी कैलकुलेशन करनी है। तो आपके पास ये आ जाएगा Pn/100 आ जाएगा। तो इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये आ जाता है 28.50। अब 28.50 को आपने अपनी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम में जाएं और देखें, ये हमारे पास जो क्लास बनेगी ये हमारे पास बनेगी P95 क्लास। तो इसका थोड़ा सा कलर हम और चेंज कर देते हैं जी से। ये वाली जो क्लास है ये हमारे पास P95 क्लास कहलाएगी। ये वाली क्लास जो है ये हमारे पास P95 की क्लास है। बस जी अब इसी का ही सारा आपने डाटा लेना है और अपनी कैलकुलेशन करते जाना है। ये लोअर क्लास बाउंड्री, इनका डिफरेंस एच है, ये एफ है और ये हमारे पास जो है वो सी है। बस आपने अपनी वैल्यूज़ को रिप्लेस करना है जी और आपने अपना आंसर अब कैलकुलेट करना है। हमने सारी वैल्यूज़ यहाँ आपके लिए पुट कर दी हैं। आप इसको फाइनली देख लीजिए। इसका आंसर हमारे पास जो आ जाता है पुट करने के बाद, तो पहले आपने ब्रैकेट सॉल्व करनी है, उसके बाद जाकर आपने इस फ्रैक्शन से इसको मल्टीप्लाई करना है और फिर 105.5 ये डिमैस रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व होता है। तो आपने फिर इसके अंदर 105.5 ऐड कर दें। तो फाइनली जो हमारे पास इसका आंसर आ जाता है 109.6667 हमारे पास इसका आंसर आ जाता है। तो बहरहाल आज का जो हमारा टॉपिक था उसकी समरी आपके सामने यही है जो मैं इस वक्त आगे बयान कर रहा हूँ कि हमने क्वार्टाइल पढ़ा, डिसाइल पढ़ा, हमने परसेंटाइल पढ़ा। तो बेसिकली क्वार्टाइल जो होते हैं वो 3 वैल्यूज़ होती हैं जो अरेंज डाटा को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती हैं। इसी तरह हमारे पास जो होती हैं डिसाइल जो होती हैं वो 9 वैल्यूज़ होती हैं जो अरेंज डाटा को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती हैं। इसी तरह हमारे पास क्वांटाइल्स थे जो मैंने आपको बताया। इवन डिसाइल जो होते हैं वो क्वांटाइल्स हैं हमारे पास 6, 2nd, 4, 6, 8 डिसाइल है हमारे पास। उसके बाद हमने परसेंटाइल को देखा।
परसेंटाइल हमारे पास क्या है 99 ऑब्जर्वेशन होती हैं जो डाटा को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती हैं। इसी तरह हमने पास अगर हम कलेक्टिवली इनको देखें तो हमारे पास क्वांटाइल्स बन जाते हैं। फिर हमने यहाँ पर एक की पॉइंट्स देखे, आपके पास ये पॉइंट्स थे। तो बहरहाल आज का जो टॉपिक था वो मेरे पास आपको ये इतना ही कुछ था कि हमने इनके ये टॉपिक्स देख लिए। मिलेंगे इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सा ख्याल रखिए।